हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है 9 पेज का। स्टेट ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ये एक मॉडल बनाया है पूरे हरियाणा के एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, पूरे हरियाणा के एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन ये किसके ऊपर लागू है ये अभी आपको आगे पता चलेगा। वैसे तो आप जो ये लेटर भेजा गया है उससे आप आइडिया भी लगा सकते हो। सभी एसीएस को भेजा गया है और सभी डिपार्टमेंट के हेड को भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि इसमें एक कॉमन एक तरीके से पॉलिसी तैयार की गई है और सभी के सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव में कौन कौन है पहले वो देख लो। मैं आपको बताता हूँ, सुझाव आप भी दे सकते हो, इसमें बाकायदा लिखा है। ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच 1 की तरफ से ये आया है 17 तारीख का। और सुझाव आप कब दे पाओगे? सुझाव आप जब दे पाओगे जब आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगी ये है क्या। तो मैं आपको इस कंप्लीटली इसको समझाऊंगा, उसके बाद आप सुझाव जरूर भेजना कि आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं। आप अपनी जॉब के हिसाब से भी सुझाव दे सकते हो। देखो, यहाँ पे बताया है कि भाई टेंस ये सब है, भाई चीजें अलग अलग जो लोकेशंस है डिपार्टमेंट्स की, उस पे अलग अलग ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है, और मतलब इम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन हो, मैक्सिमम जॉब सेटिस्फेक्शन मिले इम्प्लॉयज को, इस चीज को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए डिपार्टमेंट में। तो इसलिए सरकार ने एक फॉर्मूला तैयार किया है, एक फॉर्मुलेट किया है, ड्राफ्ट ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी 2025। क्या इसमें है देखो, और पहले से जो चली आ रही है उसमें इसमें क्या फर्क है वो बताऊंगा आपको। और यहां पे देखो, बिल्कुल बाकायदा सबके लिए लिखा था, स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू इनवाइट व्यू या सजेशन फ्रॉम ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, सभी एसीएस से, सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, इंप्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट, सभी कर्मचारी डिपार्टमेंट्स के, और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन मतलब जो यूनियंस है वो। तो इंप्लॉय भी खुद भी अपना सुझाव दे सकता है, यूनियन भी अपने सुझाव दे सकती है, और डिपार्टमेंट के डीजी और एसीएस तो देंगे ही देंगे। ठीक है, द सजेशन कैन बी गिवन ओनली इन फ्यू फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में देना है क्या? अलोंग विद दे नेम डिस्क्रिप्शन, सॉरी डेजिग्नेशन, पे कोड, डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन एज ऑन एम्प्लॉय। मतलब देखो, ये फॉर्मेट बनाया है इन्होंने, इस फॉर्मेट में आपको सुझाव देना है। सीरियल नंबर, रूल नंबर, किस रूल के ऊपर सुझाव दे रहे हो वो रूल नंबर मान लो 9 है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल, उस रूल के बारे में बताओ क्या है, और सजेशन क्या है वो यहाँ बताओ। जैसे आप लोग को जितने भी सुझाव देने हैं, 1 2 3 जितने भी है, इसमें डेमो सिर्फ 2 का दिखा है, आप अपने हिसाब से बना करके भेज सकते हो। इस ईमेल पे आपको वो सुझाव भेजना है। ठीक है, इस ईमेल के ऊपर, या फिर डिपार्टमेंट्स के जो हेड है वो अपना स्पेशल मैसेंजर भी भेज सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। लेकिन कब तक सुझाव भेजना है? ये सुझाव भेजना है 28/2/2025 तक। इंप्लॉय को भी इसी डेट को भेजना है, डिपार्टमेंट को भी इसी उसको भेजना है। ठीक है जी। और मैं भी आपको बताता हूँ, मैं भी इसके ऊपर बहुत बढ़िया सुझाव भेजने वाला हूँ, और वो मैं अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक तीनों जगह डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप भी उस सुझाव को देख पाओगे और आप भी भेज पाओगे अगर आपको भेजना है तो। मैं इसके ऊपर कंप्लीटली पढ़ के सुझाव बना करके अपने ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। 20,000 कर्मचारी मेरे साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे, सॉरी टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरे इससे पहले की सर्विस रूल की वीडियो चली हुई है, जनरल रूल, कंडक्ट रूल, टीए रूल, लीव रूल, बहुत सारे रूल में करवा चुका हूँ। ए बटन में वीडियो मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी प्ले लिस्ट की। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी है, सभी की देख लेना आप। और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको आगे बहुत फायदा मिलेगा, आप जुड़ सकते हो। देखो, मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पॉलिसी क्या है यहाँ पे देखो, टू इंश्योर रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ ए कैडर इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। मतलब ये जो कैडर होता है डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट का कैडर होता है, तो उन सबको एक फेयर यानी कि बिल्कुल पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट, फेयर भी उसको कहते हैं ईमानदार, या फिर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, वो ये की बात है। मतलब उस तरीके से, बिल्कुल तरीके से, और अचीव मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ ऑप्टिमाइज जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट। इसका विजन यानी कि उद्देश्य है इसका, ये इसका उद्देश्य है कि कर्मचारी को सेटिस्फैक्शन हो इस चीज में, वो अपनी एफिशिएंसी से काम करे, मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सके। एप्लीकेशन, आगे देखो किसके ऊपर ये लागू होगा। सबसे पहले जो लागू होगा वो देखो, जो पर लागू तो सभी कौन से देखो। पहला रूल कहता है इसका क्या, द पॉलिसी विल एप्लीकेबल टू ऑल इंप्लॉइज
who respective cadres working on regular basis under the department where the sanction cadre strength of a post is 50 और above, यानी कि जिस कैडर में 50 या उससे ज्यादा सैंक्शन पोस्ट है, चाहे वो भरी हुई हो या खाली हो, उन सभी कर्मचारियों के ऊपर ये पॉलिसी लागू होगी। एक्सेप्ट ऑल इंडिया आईएएस, एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच अलाइड सर्विसेज वाले, चाहे आपके एचपीएस हरियाणा पुलिस सर्विस, वो भी इसमें नहीं रहेगी। आईएएस, एचसीएस और आपका एचपीएस भी इसी में आ जाता है, तो वो चीज है, ये इसके ऊपर लागू नहीं होगी, बाकी सभी के ऊपर ये पॉलिसी लागू होगी। अब कहेंगे जी ग्रुप सी या ग्रुप डी, तो इसका मैं बताता हूं आपको, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इस चीज को कि किसके ऊपर है, दोनों के ऊपर है या नहीं है। देखो, द ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में ऑल्सो मेड अवेलेबल एप्लीकेबल टू कैडर वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ सैंक्शन पोस्ट इज लेस देन 50, इट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिमिट फिट। मतलब जो 50 या उससे ज्यादा सैंक्शन पोस्ट है वहां पे तो लागू करनी कंपलसरी है, लेकिन जहां पे 50 से कम पोस्ट है तो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि आपके डिपार्टमेंट का एसीएस अगर चाहता है तो वो 50 से कम के ऊपर भी लागू कर सकता है, अगर वो समझता है कि ये सही है उसके ऊपर। तो इसमें ये छूट है एसीएस के लिए, 50 से कम वाली पोस्टों के ऊपर वो लागू करना चाहे तो करे, वरना मत करे। ऑल पोस्ट ऑफ कैडर इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर पोस्ट वेयर एप्लीकेबल विल बी इंक्लूडेड इन ट्रांसफर ड्राइव अंडर दिस पॉलिसी। मतलब वो सभी पोस्ट इंक्लूड की जाएंगी, हेडक्वार्टर की भी, जहां पे एप्लीकेबल है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी हेडक्वार्टर और फील्ड का कैडर सेम है, किसी का अलग है, तो जहां पे एप्लीकेबल हो सकती है वहां पे लागू कर सकते हैं इसको। और नोटिफिकेशन ऑफ दिस पॉलिसी एप्लीकेबल टू ऑल द डिपार्टमेंट इनिशियली विद इन 15 डेज ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब ये नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर सभी डिपार्टमेंट को इस पॉलिसी पे काम कर देना शुरू कर देनी है। ईच डिपार्टमेंट सेंड पब्लिश दिस लिस्ट द लिस्ट ऑफ कैडर that may be covered under the policy along with the prescribed tenure, minimum tenure and unit for each category is decided by the competent authority। मतलब सभी डिपार्टमेंट्स को ये पब्लिश करना पड़ेगा कि एक तो टेन्योर क्या है, मतलब कि मिनिमम, एक तो होता है मिनिमम टाइम, एक होता है मैक्सिमम टाइम। जो सरकार कहती है वो 5 साल मैक्सिमम टाइम और 3 साल मिनिमम टाइम, ये एक नॉर्मल है। कई जगह मिनिमम टाइम की डेफिनेशन अलग कर रखी है, कई जगह नई अपॉइंटमेंट होती है, उनको भी पहली बार ट्रांसफर पॉलिसी में भाग लेना पड़ता है, लेकिन मेनली जो फोकस है वो यही है, उनको ये बताना है मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम। और यूनिट का मतलब है हर एक कैडर की एक यूनिट तय की जाएगी, भाई ये बंदा एक ये स्थान है, एक यूनिट बनानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की एक यूनिट मानते हैं या फिर ब्लॉक की एक यूनिट मानते हैं कि भाई ये बंदा ब्लॉक में 5 साल रहेगा तो दूसरे ब्लॉक में जाएगा या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, वो डिपेंड करेगा। हर डिपार्टमेंट अपने लिए यूनिट की डेफिनेशन क्या तय करता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, तो उनकी एक डिस्ट्रिक्ट एक यूनिट मानी जाएगी, यानी कि जो बंदा 5 साल एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर गया उसके बाद उसको उठ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई यूनिट है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कल में 5 साल फिर दूसरे सर्कल में 5 साल, ऐसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में घूमते रहता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में यूनिट है, भाई एक हॉस्पिटल फिर दूसरी पीएचसी सीएचसी ऐसे चलता रहता है। तो हर डिपार्टमेंट की अलग है, वो डिपार्टमेंट तय करेगा कि वो यूनिट किसको बढ़ाता है। Thereafter, the list of along with aforementioned variables may be revised by the competent authority from time to time। यानी कि आगे ये चीजें हैं वो कंप्यूटर अथॉरिटी रिवाइज करती रहेगी, वेरिएबल्स उसमें आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एज पर डिस्टेंस रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट होगी विभाग को वैसे। आफ्टर अप्रूवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एचआरडी ओनली, मतलब पहले डिपार्टमेंट उस चीज भेजेगा एचआरडी में, वहां से अप्रूवल होने के बाद उस चीज को लागू कर सकता है, बदलाव कर सकता है। फॉर ईच कैडर द डिटेल इज मेंशन हियर एज डिसाइड बाय द competent authority shall be read as the part of model online transfer policy for the cadre that cadre। अब इन्होंने देखो जो पॉलिसी बनाई है उसी पॉलिसी में फेरबदल करके हल्का बहुत वो करना है। डेफिनेशन बताइए कुछ, ब्लॉक पोस्ट क्या होती है जो इंक्लूड नहीं करनी है, वैकेंट पोस्ट रखनी है एनीवेयर के लिए। कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, यानी कि जो आपका एसीएस है वो है कंपिटेंट अथॉरिटी हर डिपार्टमेंट की इस पॉलिसी के लिए। कैडर का मतलब है कि जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल जनरल रूल थोड़ा में जो इसकी डेफिनेशन बताई है वही इस ट्रांसफर पॉलिसी में मानी जाएगी, कैडर का मतलब है। ठीक है जी। एलिजिबल एम्प्लॉय का मतलब है जो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है वो है एलिजिबल एम्प्लॉय इस पॉलिसी में। मिनिमम टेन्योर का मतलब है
कि वो मिनिमम टाइम जो एक यूनिट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि एक यूनिट क्या होती है, तो एक यूनिट के ऊपर स्टे करने का मिनिमम टाइम एज डिसाइडेड बाय द कंपनी अथॉरिटी आफ्टर विच एम्प्लॉय कैन वॉलंटरी पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर ड्राइव। यानी कि ये कंपिटेंट अथॉरिटी तय करेगी कि इस पॉलिसी में भाग लेने के लिए मिनिमम कितना समय एक स्थान पर रुकना पड़ेगा। जैसे अभी वर्तमान में जो चली हुई है उसका मतलब ये है कि आपको 3 साल तो मिनिमम एक जगह पे नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद चौथी साल आपको 3 साल पूरे होने के बाद आपकी मर्जी है आप पार्टिसिपेट करो या मत करो, 4 साल पूरे होने के बाद पार्टिसिपेट करो या मत करो, लेकिन 5 साल जैसे ही पूरे होंगे उसके बाद ये कंपलसरी हो जाती है सभी के लिए। तो अभी जो 3 साल का मिनिमम टाइम है, इस चीज को कंप्यूटर अथॉरिटी है जो आपके डिपार्टमेंट में, वो चाहे तो इसको 4 साल कर सकती है, वो चाहे 2 साल कर सकती है, वो चाहे 1 साल कर सकती है। तो वो इसके ऊपर है कि मिनिमम टाइम कितना रखना है एक स्टेशन पे स्टे करने के लिए। ठीक है जी। द पीरियड स्पेंड बाय द एम्प्लॉय ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर एट सम अदर यूनिट्स ड्यूरिंग द फोरसाइट टेन्योर स्टे विल बी आल्सो इंक्लूडेड। मतलब कई बार टेम्परेरी ट्रांसफर होता है वो भी इस मिनिमम टाइम में काउंट होगा। द पीरियड स्पेंड बाय द एम्प्लॉय इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, चाइल्ड केयर लीव, अर्न लीव विल नॉट बी इंक्लूडेड। मतलब जो टाइम पीरियड आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या चाइल्ड केयर लीव या फिर अर्न लीव में लोगे, वो टाइम इस मिनिमम टाइम में कम नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, किसी ने 2 साल नौकरी करी, उसके बाद भाई कोई फीमेल कर्मचारी मान लो, उसके बाद उसने ले लीजिए चाइल्ड केयर लीव 6 महीने की, ठीक है, ले ली, तो कितने हो गए 2 साल और 6 महीने। अब वो 3 साल आगे जैसे ही होंगे सबके लिए, क्योंकि इसमें एक डेट आएगी फिक्स, मार्च में कंप्लीट हो जाते हैं ऑर्डर, दिसंबर में शुरू हो जाती पॉलिसी, तो एक डेट आएगी 31 मार्च 2025 26 जो भी है, उस डेट को जिसको 3 साल हो रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेगा, मर्जी है, 5 साल हो जाते हो कंपलसरी है। तो जिसने ये 6 महीने ड्यूटी एक निकाली है तो वो 2.5 साल हो गया, लेकिन जब 6 महीने के बाद उसको ड्यूटी पे 6 महीने 31 मार्च को पूरे होंगे तो 3 साल हो जाएगी, लेकिन इस 6 महीने की वजह से वो काउंट नहीं होगी, यानी कि उसकी ड्यूटी कितनी मानी जाएगी, केवल 2.5 साल। ये 6 महीने हट जाएंगे, आगे के 2 साल 6 महीने जुड़ जाएंगे, तो वो 3 साल का मिनिमम टाइम पीरियड उसका अगले ट्रांसफर ड्राइव में पूरा होगा। तो जो भी आप छुट्टी काटोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में, चाइल्ड केयर लीव में या अर्न लीव में, वो काउंट नहीं होगी मिनिमम टाइम में। कंप्लीट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो जो रूल नंबर 863 हरियाणा सिविल जनरल रूल में बताया गया है। अब जनरल रूल आपका होगी जी क्या है, तो वो आप देख लेना, मेरी वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, जनरल रूल की कंप्लीट बता रखी है, देख लेना। अब है प्रिस्क्राइब ट्रेन्योर, मतलब मैक्सिमम टाइम जो होता है वो वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया है, तो वो बताना है कि मैक्सिमम टाइम भाई एक उसके ऊपर कितना आपको रहना है, तो वो चीज कौन है, अब वो चीज इसमें बताऊंगा। देखो, मैक्सिमम टाइम स्टे एम्प्लॉय एट द वन गिवन यूनिट फॉर ए पीरियड डिसाइडेड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी, मतलब कि ये चीज भी कंपीटेंट अथॉरिटी को डिसाइड करनी है कि मैक्सिमम टाइम कितना इसमें रखना। अभी ये डेफिनेशन है, आपको आगे पता चलेगा मैक्सिमम और मिनिमम टाइम भी इसमें कुछ दे रखा होगा, तो ये मैं सोचना कि सब कुछ डिपार्टमेंट तय करेगा, नहीं, ये सिर्फ डेफिनेशन है। ठीक है जी। क्वालिफाइड डेट, एक डेट बताई जाएगी जो मैंने आपको बताया 31 मार्च होती है लगभग, उस डेट को 5 साल हुए 3 साल हुए, वो मिनिमम मैक्सिमम टाइम। अब बताया है मैक्सिमम टाइम में क्या क्या काउंट होगा, तो मैक्सिमम टाइम में ये भी काउंट होगा, टेम्परेरी ट्रांसफर अगर कहीं पे हुआ वो भी, और अगर किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, चाइल्ड केयर लीव या अर्न लीव ये अगर किसी ने ली है तो वो उस टाइम में काउंट नहीं होगी। अगर आपको 4 साल नौकरी करते हो, अगर 1 साल की चाइल्ड केयर लीव ले ली, तो इस 1 साल के बाद जब ट्रांसफर ड्राइव आएगी तो आपको वहां पे 5 साल में काउंट नहीं किया जाएगा, आपको 4 साल ही गिना जाएगा, आपके लिए वहां से उठना कंपलसरी नहीं होगा। ये चीज इसमें ध्यान रखना। प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन दी गई है, किस चीज से वो देखो, क्यों दी गई है उसका रीजन भी है, जरूरी भी है। अब देखो इसमें छूट किसको दी गई है, और मैं कहता हूं ये होना भी चाहिए। कैसे? सबसे पहला तो वो एम्प्लॉय जो विद इन 1 ईयर रिटायरमेंट ले आ रही है, सुपर एनुएशन, अपनी मर्जी से कोई इस्तीफा देता वो नहीं, अगर किसी की सुपर एनुएशन की एज कंप्लीट हो रही है और 12 महीने के अंदर अंदर वो रिटायरमेंट हो रहा है, या यानी कि कौन से 12 महीने, वो 12 महीने जिस दिन उसका ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट हो, क्योंकि ये सारी डेट है ना पहले से फिक्स होती है कि भाई इस डेट को कर्मचारी पार्टिसिपेट करेगा, इस डेट स्कोर जनरेट होगा, इस डेट को ऑर्डर आप भरोगे, चॉइस भरोगे, इस डेट को ऑर्डर जनरेट होगा, उस पर फिर साइन होंगे, उस दिन फाइनल ऑर्डर आएगा। तो वो जो
ऑर्डर आता है ना, फाइनल ऑर्डर की जो डेट है, कट ऑफ डेट है, अगर उस डेट से और आपकी रिटायरमेंट में 12 महीने से कम का टाइम है तो आपको ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं लेना है। ये बात है इसका निचोड़। रूल नंबर इसका 2 क्या है? द एम्प्लॉय अंडरगो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अंडरगोइंग डायलिसिस और हैविंग अंडरगो बाईपास हार्ट सर्जरी ड्यूरिंग लास्ट 2 years, हैविंग अंडरगो ऑर्फन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मतलब वो एम्प्लॉय जो कैंसर से जूझ रहे हैं, जिनकी डायलिसिस चल रही है, या किसी की पिछले 2 साल में बाईपास हार्ट की सर्जरी हुई हो, या फिर कोई आपने अंग प्रत्यारोपण करवाया हो, अगर इन 4 में से कोई भी केस आपका बनता है तो आपको ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं लेना है। आपके लिए कंपलसरी नहीं होगी, चाहे आपको एक स्टेशन पे 5 साल हो जाए, 6 साल, 7 साल, 10 साल, कितने भी हो जाए, आपको प्रोटेक्ट मिलेगी। आप वहीं पे, आपकी मर्जी है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो करो, लेकिन कंपलसरी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टिसिपेट करना चाहे कि मैं नजदीक जाना चाहता हूं, दूर हो वो, तो आप मर्जी है, आप अगर करोगे तो कर सकते हो, वरना सरकार नहीं उठाएगी आपको, कंपलसरी नहीं होगा। तीसरा, द एम्प्लॉय हैविंग मोर देन 70% डिसेबिलिटी, यानी कि जो एम्प्लॉय 70% हैंडीकैप है, दिव्यांग है, वो एम्प्लॉय भी इसमें प्रोटेक्टेड है। उनके लिए चॉइस होगी, वो पार्टिसिपेट करें या ना करें, उनके लिए कंपलसरी नहीं है पार्टिसिपेट करना, चाहे कितने भी साल नौकरी एक जगह कर लो। चौथा, द एम्प्लॉय हु इज ए विडो हैविंग यंगेस्ट चाइल्ड अप टू 10 ईयर ऑफ एज, मतलब कोई ऐसी महिला कर्मचारी, ठीक है। अब इसमें वैसे देखो विडो वर्ड है, और विडो तो होती है विधवा, तो अभी इसमें फीमेल कर्मचारी का ही जिक्र करूंगा मैं, वैसे विडोवर भी हो सकता है ऐसे केस में, लेकिन इसमें विडो लिखा है सिर्फ। तो वो फीमेल कर्मचारी विधवा है जो, और जिसका जो सबसे छोटा बच्चा है, यंगेस्ट चाइल्ड, अगर वो 10 साल की एज से कम है, तो जब तक वो 10 साल की एज का होता है सबसे छोटा बच्चा, तब तक उसके लिए ये पॉलिसी में भाग लेना अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा है, आप पार्टिसिपेट करो या ना करो, लेकिन कौन? सिर्फ विधवा जो एम्प्लॉय है वो, और वो भी जिसका बच्चा सबसे छोटे वाला, मान लो किसी के 3 बच्चे हैं, एक है मान लो 15 साल का, एक है 14 साल का, एक है 8 साल का, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा 8 साल वाले के बच्चे के कार्ड, जब तक वो 8 साल का बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता, जब तक वो इस चीज का उसको बेनिफिट मिलेगा, वो यहां से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, बड़ी डिटेल में समझा रहा हूं, वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पे, और जब आप समझ ही नहीं पाओगे तो आप क्या सुझाव दोगे? कुछ भी नहीं। इसलिए समझ लो, वीडियो बेशक कितनी लंबी हो जाए, आपके लिए काम की है, ये तो सबके ऊपर लागू होनी है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आपको क्या मिलेगा इस ट्रांसफर पॉलिसी में। अगर कुछ बदलाव करवाना तो अभी हो जाएगा, वरना बाद में फिर कहोगे ये हो जाता तो मैं नहीं कर लेता। तो आप खुद सुझाव भेजो पढ़ के, मैं बता रहा हूं आपको। अब है क्वालिफाइड डेट, एक डेट फिक्स होगी हमेशा, ठीक है, जिसमें पॉइंट बनेंगे, कैलकुलेशन होगी, मिनिमम टेन्योर कि भाई इस डेट तक का जो 5 साल, 3 साल, 4 साल जो भी है वो होगी क्वालिफाइड डेट। स्टेट कैडर का मतलब है वो इंप्लॉई बिलोंग टू पर्टिकुलर पेरेंट डिपार्टमेंट बट आर द पोस्टेड अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। जो पोस्ट स्टेट कैडर की होती है, लेकिन वो ड्यूटी अलग अलग डिपार्टमेंट में करते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपका जो एसओ है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, लेकिन वो ड्यूटी कभी हेल्थ में, कभी कहीं 5-5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो वो भी स्टेट कैडर का मतलब वो है, वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। वैसे तो उनका अभी भी 5-5 साल का चलता ही है, लेकिन फिर भी वो भी चॉइस भर सकते हैं। अच्छा, टेम्परेरी ट्रांसफर का मतलब क्या है? टेम्परेरी ट्रांसफर का मतलब है इंक्लूडिंग पोस्टिंग बाय एनी नोमी कल्चर मेड टेम्परेरी विद इन ए डिपार्टमेंट, द एडमिनिस्ट्रेटिव और पर्सनल ग्राउंड्स और पब्लिक इंटरेस्ट, और इंक्लूड टेम्परेरी ट्रांसफर, डेपुटेशन, शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर एटसेट्रा। मतलब एक तरीके से जो लोग आपने देखा होगा, लोग हित में आपका ट्रांसफर कर दिया गया, तो टेम्परेरी ट्रांसफर होता है किसी का, 90 दिन के लिए कर देते हैं, वो सब चीजें भी इसमें टेम्परेरी ट्रांसफर में, इसमें वो टाइम भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें इसमें रही। ट्रांसफर का बता ही दिया, मींस पोस्टिंग ट्रांसफर फ्रॉम ए यूनिट टू अनदर, यानी कि एक यूनिट से दूसरी जगह भेजना, वो है ट्रांसफर बिफोर कंप्लीशन ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर टू और इन ए यूनिट, यानी कि 5 साल से पहले। ध्यान देना, दो ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। क्या? पहला तो दिख रहा है ट्रांसफर, दूसरा आपको दिख रहा है वैकेंट पोस्ट फॉर ट्रांसफर,
यानी कि ये जो प्रिस्क्राइब टेन्योर है इसका मतलब है 5 साल, जो वैसे आज के टाइम में 5 साल, आगे हो सकता कुछ और हो, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है, जो एक स्थान पे रहने का मैक्सिमम टाइम तय किया है, अगर उस टाइम को पूरा करने से पहले अगर कोई ट्रांसफर होता है तो उसको तो बोल लेंगे ट्रांसफर। लेकिन जब आपका टाइम पूरा हो जाता है उस पोस्ट स्थान के ऊपर, तो फिर वो बोला जाएगा वैकेंट पोस्ट फॉर ट्रांसफर, यानी कि वो पोस्ट खाली समझ ली जाती है, फिर आपके लिए वहां से उठना कंपलसरी है। अगला पॉइंट यही है, वैकेंट पोस्ट फॉर ट्रांसफर का मतलब है मींस पोस्ट अवेलेबल आफ्टर रेशनलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ड्राइव एंड विच इंक्लूड पोस्ट फ्रॉम अमंगस्ट। कैसे, किसके लिए होगी ये? ए पोस्ट नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी एम्प्लॉय शैल बी कॉल्ड एज एक्चुअल वैकेंसी, यानी कि जो पोस्ट किसी एम्प्लॉय के लिए ऑक्यूपाई नहीं कर रखी वो कही जाएगी क्या? एक्चुअल वैकेंसी। दूसरा, ए पोस्ट प्रेजेंटली ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय फॉर ए प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर और बाय वे ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर और बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय शैल बी कॉल्ड एज डीम्ड वैकेंसी। अगर कोई भी पोस्ट किसी टेम्परेरी ट्रांसफर के कारण ऑक्यूपाई कर रखी है, ऑक्यूपाई का मतलब होता है उसके ऊपर बंदा बैठा है, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ने ऑक्यूपाई कर रखी हो वो पोस्ट, उस पोस्ट को कहेंगे डीम्ड वैकेंसी। वो आपको पता चलेगा कि कहां कहां पे एक्चुअल वैकेंसी है, कहां पे डीम्ड वैकेंसी है। तीसरा है पोस्ट ऑक्यूपाइड बाय एन एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड द मिनिमम टेन्योर at unit and has been exercised her option to participate in the general transfer drive under the policy shall be called voluntary vacancy। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट कैसे है, जो बंदा मिनिमम टाइम पूरा कर चुका, मतलब जो आज के टाइम में 3 साल, आज के समय में जो मिनिमम टेन्योर पूरा कर चुका है, वो बंदा अगर पॉलिसी में पार्टिसिपेट करता है, अगर करता है तो, नहीं करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो उस पोस्ट को ट्रांसफर ड्राइव के ऊपर वॉलेंट्री वैकेंसी कहेंगे। उसके ऊपर इस तरह से आपको इंडिकेशन मिलेगा कि वॉलेंट्री वैकेंसी है, समझ गए। चौथा है ए पोस्ट ऑक्यूपाइड बाय एन एम्प्लॉय ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या आपका रीस्टेटमेंट आफ्टर सस्पेंशन और रिप्रेशन फ्रॉम डेपुटेशन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अदर अथॉरिटीज आफ्टर द प्रीसीडिंग ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शैल बी नोशनल वैकेंसी। मतलब कि वो पोस्ट जो किसी बंदे ने, जैसे मान लो कोई नया अपॉइंट हुआ है, आज एक बंदा है, आज आप मान लो आप ही हो ग्राम सचिव लगे हो अभी, तो वो हो गई इनिशियल अपॉइंटमेंट। किसी बंदे का मान लो क्लर्क से असिस्टेंट प्रमोट हो गया, वो हो गया प्रमोशन, ठीक है। किसी को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, वो पोस्ट जो ऑक्यूपाई है वो चलेगी, वो भी समझ गए सस्पेंड का, या कोई डेपुटेशन का केस है, ऐसी जो पोस्टें हैं वो कही जाएंगी नोशनल वैकेंसी। ये हो गई इसकी कुछ डेफिनेशन वैकेंट पोस्ट ऑफ ट्रांसफर जो आपको पता होनी चाहिए। अगला है यूनिट। यूनिट का मतलब मैंने आपको बता दिया, यूनिट डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट कि आप एक यूनिट किसको मानते हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मानते हो, ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट मानते हो, सब डिवीजन को मानते हो, कैसे, देखो इसमें लिखा भी है। यूनिट मीन्स एन एरिया, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सुझाव देने हैं, इस पॉइंट पे सुझाव दो, बाकी तो देखी जाएगी, लेकिन ये सुझाव बहुत जरूरी है देना। अब देखो, किसी ऑफिस को भी यूनिट मान सकते हैं, तहसील को यूनिट मान सकते हैं, सब डिवीजन को मान सकते हैं, ब्लॉक को मान सकते हैं, सर्कल को मान सकते हैं जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट को भी मान सकते हैं, और एक जोन, 2 डिस्ट्रिक्ट का भी एक जोन बना सकते हैं। डिवीजन जो आपकी कमिश्नरी है, जैसे गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ एक डिवीजन है गुड़गांव, तो उसको भी एक यूनिट मान सकते हैं, एटसेट्रा एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर और मिनिमम टेन्योर फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय। ये चीज आपको करवानी है। अब आपको क्या करवाना है बदलाव, इसमें सुझाव जो देना है वो ये देना है, अपने डिपार्टमेंट्स को भी दो और यहाँ पे भी डायरेक्ट भेजो। क्या, अगर कोई भी ऑफिस, जैसे मैं एग्रीकल्चर का देता हूं, मेरी खुद की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है जो फील्ड में बताता हूं, अभी तो हमने रुकवा दी, वो जब थी वो बताता हूं क्या था उसमें। उसमें भाई डीडीओ पावर होती है हमारे डिपार्टमेंट में, डीडीओ पावर सब में ही होती है, उस पावर को एक यूनिट मानना हुआ था। अब हमारे डिपार्टमेंट में डीडीओ पावर बहुत ज्यादा है, जैसे डीडीए, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुड़गांव, ये अपने आप में एक यूनिट थी। एपीपीओ गुड़गांव, ये अपने आप में एक यूनिट थी। एपीपीओ मतलब असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसका ऑफिस भी हर ब्लॉक में है, जबकि इस डीडीए की जो पोस्ट है इसके अंडर बीओ होते हैं, वो हर ब्लॉक में होता है, बीओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, जहां पे ड्यूटी होती है हमारी।
लेकिन हम ब्लॉक में ना काउंट करके हम इस डीडीए के अंडर काउंट हो रखे हैं इस जोन में। अगर हमें ट्रांसफर लेना है होगा तो या तो सेम डिस्ट्रिक्ट में एपीपीओ में हो जाएगा, या फिर एक होता है एएससीओ, ये भी हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी पोस्ट है, ये भी एक डीडीओ पावर है, असिस्टेंट सोइल कंजर्वेशन ऑफिसर, या फिर इसमें जाओ, ये अलग यूनिट है। एक होता है आपका तो इसमें क्या होता था कि जैसे मैं अभी अपॉइंट हो रखा हूं डीडीए गुड़गांव के अंदर, तो जब मुझे वैसे तो ज्यादा हो गया, हमारी पॉलिसी बंद हो गई, लेकिन जब थी तो हमें 5 साल के बाद उठना कंपलसरी था। तो हमारे लिए क्या ऑप्शन थे कि हम डीडीए गुड़गांव के अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डीडीए में जा सकते हैं, किसी अपने खुद के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के एपीपीओ में, एएससीओ में, और आपका कोई और ऑप्शन हो तो उसमें जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे। लेकिन क्या होता है, सबसे ज्यादा पोस्ट है डीडीए के अंडर। अब यहाँ पे एपीपीओ है, इसमें 6 वैकेंसी है, एएससीओ इसमें 3 वैकेंसी है, और डीडीए के अंदर 28 है। मैं अपनी यहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर 28 है पता नहीं 32 ऐसी है। अब फिलहाल के टाइम में लगभग सारी भरी हुई है। तो जब 5 साल के बाद उठेंगे तो ये सिर्फ 6 और 3 9, ये बंदे तो होम डिस्ट्रिक्ट में रहे, बाकी तो सबको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो ऑफिस हमने यही डिमांड की थी कि हमारा ऑफिस ब्लॉक का है तो हमारी ट्रांसफर ड्राइव में या तो बंद करो, या फिर हमारे सामने ब्लॉक का ऑप्शन दो कि आज मैं फर्रुखनगर ब्लॉक में हूं तो कल मैं पटौदी ब्लॉक में चला जाऊं, गुड़गांव ब्लॉक में चला जाऊं, बस। ये नहीं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट बदल दो, ब्लॉक खोल लो। तो आप सभी को यही सुझाव है, आप पहले तो ये देखो कि आपका डिपार्टमेंट का कैसा सिस्टम है। एक तो ऐसे है जो डिपार्टमेंट केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो उनका तो डिस्ट्रिक्ट जो है ना वही रहेगा यूनिट, सीधी सी बात है, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे एग्जांपल दूं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है पेंशन वाला, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसकी ब्लॉक लेवल पे नहीं है सिस्टम, ठीक है। पता नहीं एसडीएम लेवल पे होता है नहीं होता, एसडीओ पे होता हो तो अच्छी बात है, बाकी मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन जैसे पंचायत डिपार्टमेंट है, अब पंचायत हर ब्लॉक में होता है, तो इसमें क्या है, अब ये नहीं पता पंचायत में क्या पॉलिसी है, लेकिन फिर भी आप सभी को ये चीज देखनी है, सुझाव ये देना है कि पंचायत जो बीडीओ ऑफिस है, बीडीओ ब्लॉक, उसको एक यूनिट मानना चाहिए। यानी कि जो बंदा एक बार एक ब्लॉक में रह लिया तो उसको दूसरे ब्लॉक में जाने की अनुमति दो, ये नहीं कि उसको डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज दो। तो यूनिट अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जहां जहां पे ऑफिस आपका है, उस छोटे से छोटे लेवल तक को यूनिट मानने के लिए डिमांड करो। जैसे तहसील है, एक तहसील को एक मनवाओ कि एक तहसील को एक यूनिट मानो, ये नहीं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को या एसडीएम ऑफिस को एक यूनिट मानने, ठीक है, ये चीज डिमांड करो। अब एजुकेशन में तो सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कल में एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 सर्कल, 6-6 सर्कल है, वहीं पे घूमते रहते हो, अगर घूमना चाहे तो। वैकेंसी भी होनी चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से ये चीज होनी भी चाहिए। तो ये यूनिट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी तरफ से डिमांड जरूर करो कि इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के लिए यूनिट का मतलब ये माना जाए, ठीक है जी। देखो अब आ जाओ इसके ऊपर, मिनिमम क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट। आपको नंबर कैसे मिलेंगे इसमें कि किसको पोस्ट, जैसे मान लो मैं भी फर्रुखनगर में आना चाहता हूं तहसील में, एक बंदा और है वो भी फर्रुखनगर तहसील में आना चाहता है, पोस्ट एक है, तो किसको मिलेगी, तो वो चीज है यहाँ पे जो मेरिट बनेगी। वो कैसे बनेगी, 80 नंबर में से मेरिट बनेगी, मैक्सिमम 80 पॉइंट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो देखो, ये बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, 60 नंबर तो रहेंगे मैक्सिमम आपके एज के, 1 साल का 1 नंबर, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एज इन नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने दिन, यानी कि आप मान लो आप हो गए 30 साल 6 महीने 5 दिन, तो नंबर ऑफ डेज निकाल लो, 30 साल को मल्टीप्लाई कर लो दिन के हिसाब से 365 को, फिर महीनों को कन्वर्ट कर लो, फिर डेज, सब कुछ जोड़ के उसको 365 से भाग कर दो और 4 डेसिमल तक निकाल लो, जो भी निकल के आएगी उतनी आपकी पॉइंट माने जाएंगे, ठीक है। तो 60 नंबर तो मिल सकते हैं मैक्सिमम एज के, यानी कि 60 साल तक। जिसकी साल जो 52 साल का इंप्लॉय है तो उसके 52 नंबर तो हो गए एज के। अब उसे आगे देखो, एज तो सबकी है, किसी की 25 किसी की 30, सबके एज के पॉइंट हो गए, लेकिन 20 पॉइंट बताए गए हैं, अलग से स्पेशल फैक्टर बताए गए हैं वो। अब स्पेशल फैक्टर जिसके पास ये वाले नहीं हुए उसकी सिर्फ एज जुड़ेगी। जैसे मैं हूं, मेरे पास सिर्फ एज का पॉइंट है, जैसे मैं 28 साल है तो मुझे 28 नंबर मिलेंगे बस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे 28 साल के होंगे, लेकिन हो सकता है वो फीमेल हो, अगर वो फीमेल है तो 28 साल तो मान लो उसकी एज थी, 28 तो पॉइंट वो हो गए, ठीक है, 28 तो वो हो गए। लेकिन फीमेल है इसलिए सरकार उसको 10 नंबर और दे रही है ताकि वो आगे आ जाए, यानी कि 38, अब वो 38 पॉइंट ले गई,
38 पॉइंट का मतलब है फीमेल को नजदीक मिले स्टेशन। इसका मोटिव ये अच्छा है, मैं नहीं कहता गलत है, ये बहुत बढ़िया है कि फीमेल को नजदीक स्टेशन मिले। ये हो गया इसमें। अब 28 साल का एम्प्लॉय मेल और ये 38 की, मतलब 38 पॉइंट बन गए। एज दोनों की सेम है, तो कौन लगेगा वहां उस तहसील में ये फीमेल आएगी, समझ गए, इसलिए ये पॉइंट बताए गए। तो एज के अलावा ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। दूसरा केस है स्पेशल कैटेगरी। ये तो है सभी इंप्लॉई जो है फीमेल इंप्लॉई उनके लिए, ध्यान देना, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, फीमेल है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा। दूसरा स्पेशल कैटेगरी फॉर फीमेल, एक स्पेशल कैटेगरी और है जिसको और एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलेंगे। एक तो अनमैरिड इंप्लॉई है ऑफ मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अनमैरिड इंप्लॉई कौन सी, जो 40 साल से ज्यादा एज है जिनकी, या फिर कोई विडो है, किसी का डाइवोर्स हो रखा है, या कोई जुडिशियली सेपरेटेड, मतलब कि कोर्ट के उससे अलग रहती हो। अगर ऐसे केस हैं तो उसको 10 नंबर और एक्स्ट्रा, 10 ये और 10 ये, 20। 28 साल की वो थी, कितनी हो गई, 48 पॉइंट हो गई उसके, ठीक है। लेकिन ये किसको मिलेंगे, सिर्फ इस कैटेगरी को मिलेंगे ये 10। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो आपको केवल ये वाले 10 मिलेंगे फीमेल होने के नाम के। अब आ जाओ मेल के लिए भी कुछ स्पेशल कैटेगरी है। कैसे स्पेशल कैटेगरी मेल के लिए, क्या, विडोवर हु हैव नॉट रीमैरिड एंड हैव वन और मोर माइनर चाइल्ड या चिल्ड्रन एंड अनमैरिड डॉटर। मतलब वो मेल कर्मचारी जो विडुर, विदुर जिसको बोलते हैं हिंदू में, विडोवर, जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी, प्लस उनका एक या एक से ज्यादा माइनर एज, माइनर 18 साल से कम का बच्चा है, और अगर वो ना हो तो उसकी लड़की की शादी नहीं हो रखी हो, ठीक है। मान लो उम्र दोनों बच्चों की 20 साल हो चुकी है लेकिन लड़की अभी तक अनमैरिड है, तो भी इस कैटेगरी में वो आएगा, उसको भी मेल कर्मचारी को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है जी। ये चीज है। कपल केस, कपल केस का मतलब है पति और पत्नी दोनों ही नौकरी में होना। अब कौन सी नौकरी में होना वो देखो, ठीक है, हरियाणा सरकार में या कहीं भी हो सकते, वो आपको अभी पता चलेगा। क्या, एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय वर्किंग इन द एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी सरकार में, हरियाणा के अलावा कहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेगुलर कैपेसिटी एंड ईच ऑफ द स्पाउस इज पोस्टेड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। मतलब दोनों स्पाउस मतलब पति पत्नी अगर पहली कंडीशन तो क्या है, दोनों नौकरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन चाहे हरियाणा में हो चाहे बाहर हो, ऐसा, ठीक है। तो अगर बाहर है तो सीधी सी बात है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, और अगर हरियाणा में है दोनों तो फिर दोनों की पोस्टिंग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए पहले, जब उसको ये 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन किसको मिलेंगे ये 5 नंबर, पता है, ये 5 नंबर मिलेंगे स्पाउस में से किसको मिलेंगे, देखो इसमें लिखा मिलेगा, ये 5 नंबर मिलेंगे दोनों को, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है, अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान देना, अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है तो विल बी गिवन 5 मार्क्स ईच, दोनों को मिलेंगे। और दिस बेनिफिट इज ऑल्सो एडमिसिबल इन केस हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। ऐसा भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हो, तब भी उन दोनों को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, पोस्टिंग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में है तो ये 5 नंबर नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा, ये पति और पत्नी दोनों को मिलेंगे, जो पार्टिसिपेट इसमें करेगा उन दोनों को। अब है स्पाउस ऑफ मिलिट्री या पैरामिलिट्री पर्सनल, मतलब जिनके, जो पति पत्नी में से कोई भी फौज में या अर्धसैनिक बल में अगर जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उनको ये नंबर दिए जाएंगे। अगर किसी की पत्नी जॉब कर रही है वहां पे तो पति को 10 नंबर मिलेंगे, किसी का पति जॉब कर रहा है तो उसकी पत्नी को 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऑल एम्प्लॉइज हु हैव दिस कैटेगरी विल बी गिवन इन 10 पॉइंट्स। जहां तक मेरा आइडिया है, मैं कह रहा था आपको बदलाव कहां हुआ पहले वाली पॉलिसी में, अब में तो पहले वाली पॉलिसी में बदलाव ये है, ये जो कपल केस वाला सिस्टम है, ये 5 नंबर केवल फीमेल को मिलते थे। अगर किसी के पति पत्नी दोनों जॉब में है तो जब पत्नी पार्टिसिपेट करेगी तो उसको तो 5 नंबर मिलते थे और पति को नहीं मिलते थे, जहां तक मेरा आइडिया है, जैसा मुझे याद है, मैं अभी श्योर नहीं हूं लेकिन जहां तक मेरा मुझे याद है तो ये केवल पत्नी को मिलते थे पहले में। हो सकता है मैं गलत भी हूं लेकिन अभी याद आया तो मैं आपको बता रहा हूं। तो बता दिया, स्पाउस वाला पैरामिलिट्री वाला 10 नंबर मिलेंगे दोनों को, जो भी मतलब यहाँ पे काम कर रहा पति पत्नी में से। अब है जी आपकी डिसीज ऑफ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, सेल्फ स्पाउस अनमैरिड सन और डॉटर, मतलब अगर कोई भी बंदा कोई डिसीज है जिसको एनेक्सर 1 आगे बताऊंगा डिसीज
वही मिलेगी। कैंसर या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ये सब चीजें आगे पता चलेगा एनेक्सर 1 में। यानी कि जो एनेक्सर 1 में जो डिसीज दिखा रखी है, अगर वो डिसीज है किसको, या तो एम्प्लॉय को खुद को हो, या उसकी पत्नी को हो, या उसके अनमैरिड बेटे के हो, या फिर उसकी अनमैरिड डॉटर को हो, अगर इनमें से किसी को भी इस तरह की डिसीज है तो उसको भी एम्प्लॉय को 10 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो आपका एम्स से हो, पीजीआई चंडीगढ़ से, पीजीआई रोहतक से, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हो जो हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित है, वहां से इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट उस बीमारी का कि इसको ये बीमारी है। तब आपको ये 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि आप घर के नजदीक पोस्टिंग ले सको। वीडियो 35 मिनट की हो चुकी है, लेकिन बताऊंगा कंप्लीट आपको। अब देख लेते हैं एनेक्सर 1 कहां है। देखो देखो ये है एनेक्सर 1, लिस्ट ऑफ सरो ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो क्रोनिक डिसीज आपको पता ही है कौन कौन सी है। पहली तो आपकी हार्ट की डिसीज है क्रोनिक, ठीक है, इंक्लूडिंग कार्डियोपैथी एंड हार्ट फेलियर वगैरह, ठीक है। क्रोनिक कार्डिक आपकी ये वाली होगी, ये लंग्स की डिसीज है, ठीक है। ये आपकी क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। हर बीमारी का तो मुझे भी नहीं पता क्या होती है, लेकिन पढ़ लो, जिसकी होगी उसको पता होगा। लीवर की है आपकी, क्रोनिक रेंटल फेलियर है, मतलब बहुत सारी इसमें डिसीज है। अगर इन डिसीज में से आपको कोई डिसीज है, देखो ये अलग अलग डिसीज दी गई है, ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट 10 नंबर का मिलेगा। कैंसर, ऑल टाइप ऑफ मेलिजेनेसिस, ठीक है, एड्स है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, हीमोफीलिया है, थैलास्मिया है, मायोपैथीज है, मल्टीपल, ये क्या है, सेक्लेरिसोसिस है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है। अगर ये बीमारी आपको है, आपके बच्चों को या आपकी पत्नी को है, तो आपको ये 10 नंबर मिलेंगे ताकि आप घर के नजदीक ड्यूटी कर सको। तो ये पॉइंट क्लियर। सातवां पॉइंट है जो अपने फिजिकली हैंडीकैप, चैलेंज, दिव्यांग जो भाई है उनके लिए, एम्प्लॉय हैविंग 100% डिसेबिलिटी, एबल और मेंटल चैलेंज चाइल्ड या चिल्ड्रन। मतलब कि जो एम्प्लॉय 100% डिफरेंशियली एबल्ड, मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप या मेंटली चैलेंज्ड जो है 100% है, तो उनको मिलेंगे 10 पॉइंट इस चीज के। उनके बच्चे भी हैं मेंटली चैलेंज तो भी, ठीक है, उनको मैक्सिमम 10 नंबर मिलेगा। अब आप कहोगे जी आप तो ये कह रहे थे पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है। मैंने कहा था जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टिसिपेट करोगे तो मिलेंगे ये नंबर, क्योंकि हो सकता है आप और नजदीक जाना चाहते हो घर के। तो अगर आप इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो तो आपको इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, नहीं करते तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये है जब करते हैं तब। ये तो केस है आपके बच्चों का, अगर आपके बच्चे इस परेशानी में है तो, क्योंकि ऊपर वाला केस अलग था, वो नीचे आएगा। जो आपको था ना कि भाई आप पार्टिसिपेट करो या ना करो, वो पॉइंट अलग था, उसका रिलेटेड पॉइंट ये आएगा अगला। ये है आपके बच्चों के लिए, अगर आपका बच्चे 100% ही फिजिकली चैलेंज है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन अगर डिफरेंशियली एबल पर्सन, ऑल काइंड ऑफ डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, ये एक एक्ट है, अगर इस एक्ट के अनुसार जो भी डिसेबिलिटी है हर तरह की, उसका कोई भी इंप्लॉय अगर है तो उस इंप्लॉय को 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कैसे मिलेंगे 20 नंबर? फॉर इंप्लॉयज, ये इंप्लॉय के लिए, वो बच्चों के लिए था। अगर पार्टिसिपेट करता है तो, अगर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, 70% से ज्यादा डिसेबल है, तो उसको पार्टिसिपेट करने की जरूरत भी नहीं है। करना चाहे तो 20 नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो, अगर कोई इंप्लॉय 40 से 50% फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको मिलेंगे 10 नंबर, और उसको पार्टिसिपेट करना भी पड़ेगा, क्योंकि 70% से ज्यादा वाले के लिए माफी है, उससे कम के लिए नहीं है। और अगर 50% से ज्यादा है, 70 से कम है, समझ गए, तो उसको कितने, अबव 50 एंड अप टू 70, सॉरी 50 से 70 अगर है तो उसको मिलेंगे 20 पॉइंट, और 70 से ऊपर है तो आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। करोगे आपकी मर्जी, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, ठीक है जी। तो ये इसमें कुछ पॉइंट जो मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे आपको। अब आ जाओ आगे, इसमें बताया है एडॉप्शन जो करनी है वो एचआरएमएस का काम है, कितने दिन में, 15 डेज में करना है, ड्राइव क्रिएट करनी है डिपार्टमेंट के लिए। इंप्लॉय का डाटा वेरिफिकेशन करना है, जो इंप्लॉय ए नोडल ऑफिसर होगा डिपार्टमेंट का ट्रांसफर ड्राइव का, ठीक है, तो वो इंप्लॉय अपना डाटा करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, वो सब चीजें 7 दिन के अंदर अंदर पब्लिक करनी पड़ेगी। वन टाइम पासवर्ड सिस्टम बनाया जाएगा, इंप्लॉय के फोन पे फोन नंबर पे ओटीपी आएगा तब वो चलेगी, ठीक है जी। ये सब चीजें हैं। नोडल ऑफिसर है, वो ऑब्जेक्शन डिसाइड करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिश करेगा, डिसीजन लेगा 10 दिन के अंदर। ये बताइए डिपार्टमेंट के लिए, अपने लिए नहीं।
वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है, वो बताया भाई वॉलेंट्री जो पार्टिसिपेशन मतलब जिन इंप्लॉय का टेन्योर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो वो है उनके लिए कि भाई वो करना चाहते हैं तो अंडर प्रोटेक्टेड कैटेगरी, ठीक है। इसमें देखो क्या है, द कंसेंट ऑफ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन विल बी टेक फ्रॉम दोज एम्प्लॉय हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर बट हैव कंप्लीटेड मिनिमम टेन्योर एंड आल्सो फ्रॉम दोज एम्प्लॉय फॉलिंग अंडर प्रोटेक्टेड कैटेगरी। जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है अगर उसके अंदर से आते हैं और वॉलंटरी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो उन चीजों को बताया गया है। ये चीज है इसमें, बिटवीन 3 से 7 डेज में उन सभी को भाई स्कोर है उनका बताया जाएगा। एनीवेयर वालों का, जो एनीवेयर का मतलब है जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कंपल्सरी था करना, एनीवेयर पे पूरे हरियाणा में कहीं भी फेंक सकते हैं, वो बताया गया है इसमें। और रेशनलाइजेशन प्रोसेस बताया है। ये चीजें कुछ खास नहीं है तो आपको पता ही है, चॉइस फिलिंग है कब कब होगी, यूनिट एलोकेशन कब होगी, ठीक है, ओल्ड एज, फादर फीमेल, नेम ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये बताया गया जब टाई हो जाए मुकाबला। अगर मुकाबला टाई हो गया स्कोर में, क्योंकि स्कोर तो कई तरीके से बनता है ना, मान लो एक बंदा तो 40 साल का, सिर्फ उसके पास ये 40 पॉइंट है, और एक कोई फीमेल है 30 साल की, लेकिन 10 नंबर उसको फीमेल होने के नाम के मिल गए, अब वो भी 40 की हो गई, 40 पॉइंट हो गए, तो टाई होगा मुकाबला, और एक ही जगह दोनों भर रहे हैं, तो फिर किसको पोस्ट मिलेगी? फिर मिलेगी जिसकी एज ज्यादा है उसको, यानी कि किसको मिलेगी? 40 साल वाले को, ठीक है। और अगर एज भी बराबर निकल गई, मान लो ऐसा हो जाए कि भाई 30 साल की एक लड़की थी फीमेल कर्मचारी, 10 नंबर उसको मिल गए, एक है 35 साल की, ठीक है, 35 की नहीं वो भी 30 की है मान लो, उसको भी 10 मिल गए, 40 हो गए, दोनों का टाई हो गया, तो ओल्डर इन एज ये वाला क्राइटेरिया फेल हो गया, एज दोनों के बराबर है। फीमेल वाला ये क्राइटेरिया फेल है क्योंकि दोनों ही फीमेल है। तीसरा क्राइटेरिया नेम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, मान लो पहली का नाम है अनीता इस वाली का, और दूसरी का नाम है सुनीता, तो किसको मिलेगी पोस्ट? अनीता को मिलेगी। ये चीज इसमें बताई गई, टाई हो गया मुकाबला तो कैसे होगा, ठीक है जी। तो ये है ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट किए जाएंगे 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक। ग्रीवेंस डाली जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो ग्रीवेंस भी डाल सकते हो, 15 दिन के अंदर अंदर वो होगी आपकी। अदर प्रोविजन इसमें बताए गए वो डिपार्टमेंट्स के लिए कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीजें वहां से होंगी। तो ये है इसमें भाई, ठीक है। बार अगेंस्ट बताई गई है इसमें कुछ चीजें और है, बार बार मतलब उसके किसी चीज के ऊपर रोक लगाना, इस टाइप की कुछ चीजें वो है। अपॉइंटमेंट में प्रमोशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से अगर आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है वो बताया गया है, वो बताई गई है। नोशनल कैटेगरी जैसे ग्राम सचिव की ट्रांसफर पॉलिसी है, उसमें क्या है कि उनको कंपलसरी होता है जो भी अगली पॉलिसी आएगी, देखो यहाँ पे लिखा, वो भी यही कह रहे हैं इसमें, देखो अगर कोई भी बंदा डायरेक्ट भर्ती से आता है या प्रमोशन से होके आता है, तो जैसे ही वो आके ज्वाइन करा उसके 1 महीने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी आओ, चाहे 6 महीने के, चाहे 11 महीने के बाद, जब भी पहले ट्रांसफर ड्राइव उसके सामने आएगी उसमें उसको कंपलसरी है पार्टिसिपेट करना अपकमिंग ट्रांसफर ड्राइव एंड साइड कैडर, जो ग्राम सचिव की पॉलिसी में है। और जो नए ग्राम सचिव लगे हैं इन सभी को ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना पड़ेगा जब इनको परमानेंट स्टेशन अलॉट होंगे, ठीक है। तो ये चीज इसमें बताई गई। क्लैरिफिकेशन बताया, जो भी क्लैरिफिकेशन होगा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के पास है, पावर है वो भी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज इसके पास है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के पास, लेकिन चीफ मिनिस्टर हरियाणा की अप्रूवल लेनी पड़ेगी पहले, तब इसमें कुछ प्रोविजन हो सकता है। तो ये चीज थी भाई इसमें, मेरे हिसाब से मैंने इतनी डिटेल में समझा दिया, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा। लगभग 44 मिनट की वीडियो बन चुकी है, जिसने पूरी देखी है वो समझ गया होगा, जिसने अधूरी देखी फिर वो फोन करेंगे जी ऐसा है केस, वैसा है, फलाना है, ऐसा है, फिर वो अपना भी दिमाग खराब करेंगे और मेरे भी समझ में नहीं आए, क्योंकि फोन पे सारी चीजें समझ नहीं आती कि बंदे की कंडीशन क्या है। इसलिए आप समझो और अपनी कंडीशन खुद रिलेट करो इससे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन सुबह, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल के साथ नए हो तो जुड़े रहो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन, और मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।